Students, as in the previous class, we had discussed about the constitutional provisions related to the federal system of India. Now, in this class, we will discuss about the practical aspect of federalism, that theoretically what constitution had established and now how it is practiced. Because जैसे जैसे सिस्टम एक कंट्री में रन होता है, डेवलप होता है, then because of certain circumstances, because of certain political developments, उसकी प्रैक्टिस वैसी नहीं होती जैसी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होता है. सो इन इंडिया ऑल्सो दैट लेटर ऑन various provisions related to federal system have now been changed. So three aspects that we will discuss. One is linguistic state. So how the linguistic state policy, how this got changed because of certain development. Next is the language policy, and then center state relation. So these three aspects we will discuss. Now class, first is about linguistic state. That originally when our constitution was formed, at that time हम language basis पर states को create नहीं करने देना चाहते थे. हम चाहते थे कि इंडिया में जो states का creation हो वो अगर language basis पर होता तो उस केस में लोगों में एलिनिएशन की फीलिंग आती, लैंग्वेज बेसिस पे डिवीजन की फीलिंग आती. तो हम ये चाहते थे कि ऐसी कोई फीलिंग नहीं आए. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर avoid forming the states on the basis of language. But later on certain developments took place जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ऐसे linguistic states create करने पड़े. So as you know that originally इंडिया में जो ब्रिटिशर्स when they left in the year 1947, at that time जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो ब्रिटिश टाइम्स में जो बनी हुई थी वो एज इट इज़ हमने इंडिया में उनको फॉलो किया था, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया. बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड दैट कुछ पर्टिकुलर जो एरियाज़ थे वहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस प्रोमिनेंट थी, मेजॉरिटी वाइज काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का प्रोमिनेंस था. लाइक साउथ में जो बॉम्बे प्रोविंस था, एट देयर गुजराती स्पीकिंग पीपल वर ऑल्सो डोमिनेंट, देन मराठी स्पीकिंग पीपल वर देयर. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द मद्रास प्रोविंस, प्रेजेंट पास्ट में ब्रिटिशर्स टाइम में एक मद्रास प्रोविंस था जो कि आज का प्रेजेंट, जिसमें कर्नाटक का पार्ट भी है, जिसमें तमिलनाडु का पार्ट है. सो वो जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, कन्नड़ स्पीकिंग, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप स्पीकिंग पीपल वर देयर in that Madras province. So what happened that certain linguistic groups, they were not secured, they were not so happy with the system. They thought कि उनके language का development नहीं हो पाएगा, उनके culture का development नहीं होगा. So that's the reason that such people started protesting against that system. They started protesting. So उनका प्रोटेस्ट इनिशियली काफ़ी पीसफुल था, बट लेटर ऑन जब गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड नहीं मानी, देन व्हाट हैपेंड दैट दे स्टार्टेड वायलेंट एजिटेशंस. बिकॉज ऑफ सच एजिटेशंस द गवर्नमेंट हैड फाइनली डिसाइडेड दैट नाउ वी विल क्रिएट द लिंग्विस्टिक स्टेट. सो इन इंडिया द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज आंध्र प्रदेश. तो 52 में ये एजिटेशन स्टार्ट हो चुका था, और 52 में जब एजिटेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो दैट टाइम फाइनली 53 इन द ईयर 1953 आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड. सो फर्स्ट चैलेंज, इनिशियली हमारे फेडरल सिस्टम में हम कोई भी स्टेट को लैंग्वेज बेसिस पे नहीं बनाना चाहते थे, बट फिर भी डेवलपमेंट्स ऐसे हुए, प्रैक्टिकली फेडरल सिस्टम इस तरह से रन हुआ कि हमको ऐसे स्टेट्स बनाने पड़े. और फिर जब एक बना आंध्रा तो और दूसरे स्टेट्स ने भी डिमांड पुटअप करना स्टार्ट कर दिया. लाइक देन गुजरात वाज फॉर्म्ड, जो गुजराती स्पीकिंग पीपल थे, सो उनसे गुजरात बना. देन महाराष्ट्र वाज बेस्ड ऑन द मराठी लैंग्वेज. सो पहले बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस को डिवाइड करके गुजरात और महाराष्ट्र दो स्टेट्स बने. देन वैसे ही जो मद्रास प्रोविंस था उसको डिवाइड कर करके कर्नाटक, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट्स क्रिएट हुए. इस तरह से और दूसरे स्टेट्स भी. देन पंजाब वाज आल्सो बेस्ड ऑन लैंग्वेज, पंजाब एंड हरियाणा का डिवीजन हुआ. तो ये लैंग्वेज बेसिस पर इंडिया में स्टेट्स क्रिएट हुए. देन
जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ आगे, फिर कुछ पर्टिकुलर जो रीजन्स थे उन्होंने अपने डेवलपमेंट के बेसिस पे प्रोटेस्ट किया। तो डेवलपमेंट के बेसिस पर भी इंडिया में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये स्टेट डेवलपमेंट बेसिस पर बने। तो लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट लेटर ऑन द थिंग्स चेंज्ड। जो अप्रोच थी वो गवर्नमेंट को अपनी चेंज करनी पड़ी। तो इसलिए हम कहते हैं कि थ्योरी अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकली जब किसी चीज़ को रन करते हैं तो वो सिस्टम चेंज होता है। बट दैट चेंज ब्रॉट लॉट ऑफ पॉजिटिव साइंस फॉर इंडिया। तो हमें जो लग रहा था कि लोगों में डिविजन की फीलिंग आएगी, सेपरेटिज्म की फीलिंग आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सच स्टेट्स डन वेरी वेल। तो जो एक्सपीरियंस रहा तो वो हमारे फेडरल सिस्टम को उसने वीक नहीं किया, उसने स्ट्रॉन्ग बनाया। उस एक्सपीरियंस ने हमारे फेडरल सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। सो ऑल्दो certain leader they feared that it would lead to the disintegration of the country, but in reality this experience of creating the linguistic state made our country more united. It has also made administration easier. अब स्टेट का डिवीजन होने से बड़े स्टेट्स पे जो लोड पड़ रहा था वो भी कम हुआ, और छोटे स्टेट्स जैसे जैसे बनते गए तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्मूथ वे में ईजीली रन किया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी। जो सेकेंड एस्पेक्ट है, इसने भी हमारे फेडरल सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन आर फेडरल सिस्टम। सो इनिशियली अगेन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लॉट ऑफ डिबेट्स वर गोइंग ऑन, लॉट ऑफ डिस्कशंस दैट एज एट दैट टाइम हिंदी स्पीकिंग पीपल वर इन मेजॉरिटी. So many constitution makers said that yes, we need to declare Hindi as the official language. But issue क्या था, that Hindi at that time only spoken by the 40% of Indians, or rest of the Indians they used to speak in other languages. जो local languages थी वो इंडिया में काफ़ी prominent थी, अलग अलग states की, अलग अलग regions की. So there were so many languages. So instead of declaring Hindi as the official language, our constitution makers decided that we need to identify various languages which are spoken in different regions and give them the recognition, so that the other language speaking people do not feel alienated from the system. उनको ऐसा नहीं लगे कि वो हिंदी उनके ऊपर इम्पोज की जा रही है. स्पेशली जो साउथ के जो स्टेट्स थे वहाँ पे एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंट थे. साउथ में एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स काफ़ी थे. द पीपल ऑफ साउथ वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द हिंदी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज. सो दिस इज़ द रीज़न कि there were 22 languages recognized in our constitution as the official language, and such languages are known as scheduled languages. This is an important one marker question, that what do you understand by the scheduled language. So scheduled language means that the 22 languages which are declared as the official language by the constitution. So इसका benefit क्या हुआ कि जो other जो language speaking people थे, now they are secured कि उनके जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है वो इंडिया में बिल्कुल सिक्योर होगी. सो इसका बेनिफिट ये होता है, कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए कोई एग्जाम हो रहा है, तो साउथ के लोग जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते, तो अदरवाइज उनके ऊपर एक बाउंडेशन हो जाता है कि उनको वो पढ़ना ही पड़ेगा. बट अब वो बाउंडेशन नहीं है. नाउ दे कैन गिव दैट पर्टिकुलर एग्जाम इन देयर ओन लैंग्वेज. सो as Marathi language, Kannada language, Malayalam language, now these all languages are included in that scheduled language. So now they have the option to fight that particular exam in their own language. So even जो states के जो official काम होते हैं, official काम में भी they can now use their own local language. तो उनके ऊपर कोई particular foundation नहीं है. तो ये जो language policy जो government ने जो flexibility show करी है, उसका भी एक बहुत अच्छा benefit हुआ, that now the people they are satisfied that their culture, their language has been secured in India. So इसने भी, इस practice ने भी हमारे फेडरलिज्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, दिस लैंग्वेज पॉलिसी. सो लैंग्वेज पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट सपोज एडमेंट हो जाती कि नहीं हम तो हिंदी को ही डिक्लेयर करेंगे, अगर फ्लेक्सिबल अप्रोच अगर अडॉप्ट नहीं करते, तो आर कंडीशन वुड बी लाइक दैट ऑफ श्रीलंका. जैसे श्रीलंका में हमने पढ़ा था, सिविल वॉर हुई, मूवमेंट्स हुए, तो हमारी गवर्नमेंट ने जो फ्लेक्सिबल अप्रोच, दिस अप्रोच रियली हेल्प्ड अस.
This flexible approach really helped us to avoid the kind of condition occurred in Sri Lanka. So this is the reason कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे नाउ दे आर सेटिस्फाइड कि अब हिंदी उन पे इम्पोज नहीं होगी. सो दिस इज़ द रीज़न दैट हिंदी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन था कि आफ्टर 10 years हिंदी लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पस के लिए स्टॉप हो जाएगी. बट क्योंकि साउथ के स्टेट्स इसके लिए रेडी नहीं थे तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर दे आर नॉट रेडी तो नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज. सो दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया में वो मूवमेंट्स नहीं हुए. नहीं तो साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था, वहाँ पे एंटी हिंदी एजुटेशन बहुत ज़्यादा है. पर गवर्नमेंट ने जो फ्लेक्सिबिलिटी लीनियंसी शो करी, दिस शोज़ दैट कि हमारा फेडरल सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और सेंटर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है. वो स्टेट्स की जो विशेज़ हैं, एस्पायरेशंस हैं, उनको सिक्योर कर रहा है. तो इसलिए सेंटर स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. तो दिस इंसिडेंट रियली हेल्प्ड अस, really helped the federal system to become more stronger. So second aspect, language policy. language policy में जो leniency हमने show करी उससे काफ़ी benefit हुआ. Now finally the last aspect is related to center state relations. So center state relations में जो changes आए इंडिया में by the time, it has also helped our federal system to become quite stronger. Now इसमें आपको सीन दो तरह के ध्यान रखना है, बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990. बिफोर 1990 what was the scene? That in India there was the dominance of one single party, कांग्रेस पार्टी. 1990 से पहले इंडिया में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, कांग्रेस मेजॉरिटी में थे और हर बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती थी. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, जब सेंटर में कांग्रेस की इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और जनरली ज़्यादातर सारे स्टेट्स में भी सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनती थी. बट देर वर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक केरला, लाइक वेस्ट बंगाल, सम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. वहाँ पे कांग्रेस का इम्पैक्ट नहीं था, वहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी लाइक ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. सो what happened that before 1990 the central government, that is the Congress dominant government, that used to टेक वेरियस डोमिनेटिंग डिसीजंस. वो ऐसे डिसीजंस लेती थी जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती थी. दे यूज टू डिज़ोल्व द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स. तो क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी मेजॉरिटी थी तो इंडिया में काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि कांग्रेस ने अपने डोमिनेंस को शो किया और स्टेट में जहाँ भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होती वहाँ पे कांग्रेस अपनी पावर्स को मिसयूज़ करके उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देती. ये पावर मिसयूज़ करने का जो मेथड है, दैट मेथड इज़ नोन एज इमरजेंसी पावर. सो ये एक ऐसी पावर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन पर्टिकुलर स्टेट थ्रू आर्टिकल 356. सो जब इमरजेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आर्टिकल 356 के बेसिस पर अगर इमरजेंसी इम्पोज होती है, इन दैट केस वो स्टेट गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाती है और वहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाता है. इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये सिस्टम इसलिए लेके आ रहे थे कि स्टेट में इन केस अगर कोई भी ऐसा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, स्टेट में अगर कोई भी ऐसा केओस काइंड ऑफ कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो उसको हैंडल कर सकें. बट ये जो प्रोविज़न है इसको मिसयूज़ किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए. तो ये जो मिसयूज़ हुआ 1990 से पहले, ये मिसयूज़ अब रुक गया. आफ्टर 1990 व्हाट हैपेंड दैट नो सिंगल पार्टी गॉट द मेजॉरिटी इन द इलेक्शन. अब क्या हुआ कि जब 1990 के बाद, दिस इज आफ्टर 1990, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कोलिएशन गवर्नमेंट्स. Coalition governments, it means when two or more political party, when they together form the government, that is known as coalition government. Coalition government में क्या होता है कि एक पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उसके सपोर्ट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आकर के मिल करके सब आपस में मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उनके वोट्स इंक्रीज हो जाते हैं, उनको मेजॉरिटी मिल जाती है. तो ये कोलिएशन गवर्नमेंट का जो कल्चर स्टार्ट हुआ
दिस हैज़ इंक्रीज्ड द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अब क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो उन्होंने सपोर्ट किया. उस सपोर्ट के बदले उन्होंने अपने अपने स्टेट्स की पावर को इंक्रीज किया, बार्गेनिंग. So now bargaining has started. For example, suppose XYZ party in the center, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली. अब उसको मेजॉरिटी के लिए दूसरी पार्टीज़ का सपोर्ट चाहिए ताकि मेजॉरिटी मिल जाए. तो उन्होंने सपोज कर्नाटका की XYZ पार्टी से सपोर्ट लिया, तमिलनाडु की सब पार्टी से भी सपोर्ट लिया. इंडिया में जब कोलिएशंस बनते हैं तो कोलिएशन 7 to 8 पार्टीज़, 11 to 15 पार्टीज़ तक के भी होते हैं. कहीं 7 to 8, कभी 11 to 15. सोचो जब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ सपोर्ट कर के एक पर्टिकुलर पार्टी की जब गवर्नमेंट को सपोर्ट करके जब बनता है, तो वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अकेले गवर्नमेंट रन नहीं करती. जितनी भी सपोर्टिंग पार्टीज़ है सबकी चलती है. तो वो सपोर्टिंग पार्टीज़ जो अलग अलग स्टेट्स की लोकल पार्टीज़ हैं, अब वो क्या करेंगे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको हमें पर्टिकुलर कोई फेवर करना पड़ेगा. फेवर कुछ भी हो सकता है. दे कैन आस्क फॉर सर्टेन मिनिस्ट्री. इस तरह से इंडिया में फेवर होते हैं कि वी वांट टू बिकम रेलवे मिनिस्टर, वी वांट टू बिकम फाइनेंस मिनिस्टर. सो सच काइंड ऑफ फेवरिज्म टुक प्लेस. बट दिस इनडायरेक्टली हेल्प्स द स्टेट टू बिकेम इन्फ्लुएंशियल. जो स्टेट्स पहले वीक थे बिफोर 1990 से पहले तो कांग्रेस की चलती थी, एक सिंगल पार्टी के डोमिनेंस थी. लेकिन आफ्टर 1990 बिकॉज ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट, नाउ द स्टेट they became very stronger because they also became the part of central government. अब वो central government की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं. तो this is the reason that now they also became very influential. So this is the reason कि ये जो coalition era है, this also gave more powers to state. So indirectly it helped our federal system to became stronger. federal system strong कब होता है? जब सेंटर के इक्विवेलेंट स्टेट बनते हैं. तो कोलिएशन गवर्नमेंट की वजह से स्टेट की पावर्स इंक्रीज हो गई और वो भी सेंटर जैसे पावरफुल हो गए. सो दीज 3 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट मेड आर फेडरल सिस्टम मोर इफेक्टिव, मोर स्ट्रॉन्गर. एंड पावर शेयरिंग अब रियल स्पिरिट में स्टार्ट हुई. पहले पावर शेयरिंग सिर्फ सेंट्रल में थी, लेकिन अब शेयर ऑफ पावर इज इन स्टेट्स हैंड ऑल्सो. स्टेट्स के भी हैंड में अब ये पावर शेयरिंग आ चुकी है. सो दिस ट्रेंड वॉज इवन सपोर्टेड बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ने भी इस ट्रेंड को सपोर्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ कैन नॉट डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर. आर्बिट्ररी मीन्स कि इन अ रॉन्ग मैनर, कि एक गलत तरीके से पावर्स को मिसयूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आप डिसमिस नहीं कर सकती. सो आर्टिकल 356 में जैसे इमरजेंसी इम्पोज होती थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को मिसयूज़ करती है, इफ दे ट्राई टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर, देन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट इनवैलिड. सो ये एक डिसीजन से फेडरल सिस्टम और स्ट्रांग हो गया और स्टेट्स को और ज़्यादा सिक्योरिटी मिल गई. सो नाउ these 3 aspects very important. इनमें सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकता है, लाइक हाउ सेंट्रल स्टेट रिलेशन हैव चेंज्ड, हाउ व्हाट वाज द लैंग्वेज पॉलिसी adopted by the leaders of India, how the linguistic states were created, what were their impact. So this is the practical aspect of the federal system कि कैसे फेडरल सिस्टम इंडिया में strengthen हुआ और change हुआ by the time. So I hope you all have understood this thing. Thank you class. So students, I hope you all have understood this topic that how federalism is practiced. This is very important topic क्योंकि ये जो तीनों factors हैं, these 3 factors, linguistic states, language policy and center state relation, तीनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनता है या ग्रुप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू टेक केयर दैट फेडरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो क्या डेवलपमेंट्स हुए. बट टचवुड इन द केस ऑफ इंडिया ये डेवलपमेंट्स पॉजिटिव थे बिकॉज इट हैज़ स्ट्रेंथन आवर फेडरलिज्म. तो ये जो डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए, जो प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ फेडरल सिस्टम का, तो उसने हमारे फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, वीक नहीं किया है. सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर इंडियन फेडरलिज्म
because the kind of flexibility shown by the leaders of India, by the government of India, has proved that now the federal system has really became quite strong. इसकी जो roots है इंडिया में अब वो और ज़्यादा strong हो चुकी है. लाइक फर्स्ट जो फैक्टर हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट, लग रहा था कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाएंगे तो सेपरेटिज्म की फीलिंग होगी, लोगों के मन में और ज़्यादा डिवीजन की फीलिंग होगी, जबकि लिंग्विस्टिक स्टेट पे बनने से स्टेट्स में एक सेटिस्फैक्शन आया और उन्होंने अपने लैंग्वेज कल्चर को डेवलप किया, अपने सिस्टम को और ज़्यादा बेटर किया. तो लिंग्विस्टिक स्टेट का जो एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ, लैंग्वेज बेसिस पे जो स्टेट्स बने, तो बल्कि इससे इंडिया में पीस इस्टेब्लिश हुई एंड वी अवॉइडेड द काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंड इन श्रीलंका. नहीं तो हमारे यहाँ भी श्रीलंका जैसी सिचुएशन हो जाती. सो लिंग्विस्टिक स्टेट का एक्सपेरिमेंट इट प्रूव टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी, कि अगर हिंदी डोमिनेंस अगर हम कर देते, कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते, तो साउथ के जो स्टेट्स थे उन्होंने जो एजिटेशन स्टार्ट किए, मूवमेंट स्टार्ट किए, तो इससे इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती और फिर सेंट्रल ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता और स्टेट्स को लगता कि उनके पास कोई पावर्स है ही नहीं. तो ये जो अप्रोच गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी कि अगर स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बेटर नॉट टू इम्पोज हिंदी लैंग्वेज, और जो गवर्नमेंट ने उन्होंने डिसाइड किया कि 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर करेंगे. तो ये जो अप्रोच थी ये भी काफ़ी इंडिया के लिए पॉजिटिव रही, दैट इट अवॉइडेड एनी फर्दर कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो लैंग्वेज पॉलिसी से भी ये इंडिया के लिए काफ़ी बेटर रहा, इंडिया के फेडरल सिस्टम के लिए बहुत बेटर रहा. नहीं तो सपोज अगर इंडियन गवर्नमेंट एडमेंट हो जाती कि नहीं हम तो हिंदी को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी स्पीकिंग वर हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, बट इंडिया ने वो एडमेंट एटीट्यूड नहीं फॉलो किया, बल्कि और दूसरी लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्निशन दे दी. प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली रिटर्न था दैट द यूसेज ऑफ हिंदी विल कंटिन्यू, एंड जो इंग्लिश का यूसेज जो ऑफिशियल पर्पस में हो रहा था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न था 65 तक, 65 के बाद यूज़ नहीं होगा. बट जैसे ही 65 के बाद हिंदी लैंग्वेज को कंटिन्यू करने की बात हुई, इंग्लिश को रिमूव करने की बात हुई, तो साउथ के जो स्टेट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया. तो उस प्रोटेस्ट को पॉजिटिव वे में लिया गया और इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया. बट इससे क्या हुआ कि ऑल्दो जो हमारी जो लैंग्वेज थी, ऑल्दो वो उसका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि स्टेट्स के बीच में जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कम हो गया. नहीं तो फेडरल सिस्टम क्या हो जाता, वीक हो जाता, क्योंकि फेडरल सिस्टम इज़ अबाउट बोथ सेंटर एंड स्टेट. तो स्टेट्स को भी अब एक सिक्योरिटी मिली कि उनकी भी कोई डिसीजन मेकिंग पावर है. नाउ थर्ड वन इज सेंटर स्टेट रिलेशंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1990 के बाद जब से कोलिएशन एरा स्टार्ट हुआ है, तो अब स्टेट्स की जो लोकल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ है, उनका सेंटर में अब उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है. सो 1990 के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ, इट ऑटोमेटिकली गेव लॉट ऑफ पावर्स टू द स्टेट. जो स्टेट पहले वीक थे, अब उन स्टेट्स को पार्टिसिपेशन मिल गया बिकॉज ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट्स. So these are the 3 aspects that you need to take care. So I hope you all have understood this thing.